नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं आजीविका संबंधी योजना। ये आपके जो आगामी एग्जाम यानी कि जून के महीने में जो एग्जाम होगा एडीओ का लगभग 200 पदों के लिए, उसी का जो सिलेबस है जिसमें लिखा है 30 अंकों का 30 प्रश्न आजीविका से संबंधित आएगा। जिसके पहला इकाई में है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और जितने भी क्रांति हुआ है उन सभी के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने हरित क्रांति के बारे में बता दिया है। आज जो देखने वाले हैं इसमें श्वेत क्रांति है, साथ ही साथ कुछ और ऐसे क्रांतियां जो कि कृषि के क्षेत्र में हुआ है और कृषि के क्षेत्र में जो मशीनीकरण हुआ है उसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, इसमें हम लोग श्वेत क्रांति है और हरित क्रांति संबंधित लगभग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ है दोस्तों, मैं इसका ना कोई भी चार्ज नहीं लेता, बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप सर्वप्रथम देखो ये कौन है। ये जो है द मिल्कमैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर श्वेत क्रांति के बारे में सबसे पहले क्या है, गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद नामक नगर में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। तो दुग्ध क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन से राज्य से है, गुजरात राज्य से है, खेड़ा जिले के अंतर्गत है और आनंद नामक नगर से दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई है। श्वेत क्रांति को सार्थक सिद्ध करने के लिए 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कब है 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर इनके जो प्रारंभ है यानी कि जो श्वेत क्रांति की जो प्रारंभ किया है, कब से किया है, 13 जनवरी 1970 से प्रारंभ किया गया है। इनका उद्देश्य है कि दूध उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है, क्योंकि जहां पर दूध का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक बात है किसानों का जो है आय में वृद्धि होगा। दो जगह ही गौ पालन किया जाता है, एक तो फार्म में है और एक है किसानों के पास। इनका अन्य नाम है यानी कि जो श्वेत क्रांति का जो अन्य नाम अगर पूछा जाता है तो इसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और इनके जो जनक है द मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन रहेगा। ठीक है, ये हो गया सामान्य जानकारी है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख संस्थान के बारे में। दोस्तों कुछ प्रमुख संस्थान यानी कि जहाँ से दूध का उत्पादन बल्क में किया जाता है, एक तो हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग कंपनी हैं, जैसे कि देवभोग है, ये भी दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, एक नेशनल लेवल पर है, यहाँ पर अमूल का है। अमूल का पूर्ण नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जो कि गुजरात से है। और इनकी जो स्थापना है वहाँ 14 दिसंबर 1946 को किया गया था। फिर आता है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि हरियाणा में है। इनकी जो स्थापना है 1955 में किया गया है। फिर आता है NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद, ये जो है गुजरात से है 1965 में। फिर आता है सरस डेयरी जो कि राजस्थान से है। उसी तरीक़ा से एक आता है देवभोग जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का ये प्रोडक्शन है, छत्तीसगढ़ का कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख संस्थान के बारे में मैंने बताया आप उसे याद कर लेना। हो सकता है खासकर से जो अमूल है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया गया था। जैसे कि आप देखना कोई भी चीज़ का एक चरण होता है। जैसे कि आपको मैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि हमको पता है कि जून के महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये जनवरी महीने को पूरी तरह से आप हटा दो। ठीक है, तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कितना महीना बचा, 5 महीना। अब आप टारगेट कर लो कि हमको जो है एक फ्लैक्सी की योजना है, एक है आजीविका संबंधी योजना है और एक है पंचायती राज है। ये जो 3 टॉपिक है जहां से 90 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इन 90 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, इसे आपको क्या करना है,
10-10 दिन में डिवाइड कर लो। ये योजना है, मतलब प्रथम चरण है। 10-10 दिन का एक मतलब एक 10 दिन में क्या होगा, आपको फ्लेक्सिब योजना पढ़ना है। फिर 10 दिन में क्या है, आजीविका संबंधी है। फिर 10 दिन में क्या है, पंचायती राज पढ़ना है। इतना हो गया 1 महीने का। उसके बाद दूसरे महीने में ना ये तीनों को पुनः एक बार रिपीट करो। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप जो है रिपीट करते रहो, तो देखना आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना पक्का रहेगा, क्योंकि आपने चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई किया है। ठीक है, तो प्रथम चरण है ऑपरेशन फ्लड का, जो कि 1970 से 1980 के मध्य चला है। ये जो है 10 वर्षों के लिए बनाया गया था। इसमें हुआ क्या था कि देश के प्रमुख 4 बड़े महानगर, खासकर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में ताजा दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बिठाने का प्रयास किया गया। तो इसके लिए क्या किया कि देश के प्रमुख जो 4 जगह, खासकर से जो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता, यहाँ पर प्रयास किया गया कि हमको ताजा दूध उपलब्ध कराना है लोगों को। ठीक है, तो ये जो है प्रथम चरण के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। उसके बाद जो है द्वितीय चरण के लिए हुआ, जो कि 1981 से 85 के मध्य चला है। इसमें हुआ क्या कि डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत तथा 200 से अधिक शहरों को जोड़ा गया। इस चरण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दुग्ध की आपूर्ति व उपलब्धता उत्पादन सहकारी समितियों के चैनल प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। पहले चरण में 4 प्रमुख शहर थे। अब दूसरे चरण में हुआ क्या कि जो 200 से अधिक शहर है और खासकर से जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है, उसमें जो है दुग्ध की आपूर्ति एवं उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि अब हमको यहाँ पर जो है ताजा दूध का सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय चरण के अंतर्गत। अब देखते हैं हम इनके तृतीय चरण के अंतर्गत। तृतीय चरण का है 1985 से 96। इसमें क्या है, सहकारी समितियों को सफल बनाने के लिए विश्व बैंक ने $360 मिलियन, ये देखो यहाँ पर है ना, तृतीय चरण में है। ये जो सहकारी समिति है, इनको सफल बनाने के लिए क्या है, विश्व बैंक ने $360 मिलियन का निवेश किया। इसमें पशु नस्ल में सुधार करना है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है, पशु स्वास्थ्य सुधार करना है तथा पशु पोषण से अनुसंधान जैसे मतलब क्रियाविधियां संपन्न हुई। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। अब ये तृतीय चरण में हुआ क्या कि पूरे देश के सभी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, इसे जोड़ने का कार्य किया। और इसके लिए क्या है, विश्व बैंक की सहायता से $360 मिलियन के निवेश से सबसे पहले क्या किया कि पशु नस्ल में सुधार। जैसे कि आप देखना आज की डेट में जो भैंस है, ठीक है, भैंस में अलग अलग है, मुर्रा है, भदावाही है, तो अलग अलग जो नस्ल है उसके जो दूध का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा रहता है। एक होता है देसी गाय, जो कि गांव में मिलता है, मुश्किल से 1 गिलास से 2 गिलास निकलता है दूध। लेकिन वो जो नस्ल में सुधार किया गया, नस्ल सुधार करके उसमें से 10 लीटर है, 15 लीटर है, 20 लीटर तक जो है दूध का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये जो है तृतीय चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो बता दिया है, ये सभी क्या है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है, जिस तरीके से हरित क्रांति हमारे देश में छाया हुआ था, अभी भी छाया है, तो उसी तरीके से श्वेत क्रांति है। लोग जो है आजकल मतलब खासकर से गांव में आप देखना, दूध जो होता है वो अपने तक सीमित रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, फार्म बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे गाय को रखते हैं या और जो जानवर रहते हैं जिनसे दूध प्राप्त किया जाता है, उनका पालन करते हैं, उनका जो फार्म चलाते हैं और वहाँ से जो है दूध का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी जैसे कि देवभोग है या अमूल है, इनको बेच देते हैं, जिससे वही जो है प्रोसेस होकर पुनः आपके पास आ जाता है, जो कि ताज़ा रहता है। तो यहाँ पर जो बताया वो सभी क्या है, दुग्ध क्रांति के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर कुछ अलग है उसके बारे में देखते हैं। कृषि संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांति है। कौन कौन सी क्रांति है देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एक होता है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, प्रश्न आता है, ये रहेगा मत्स्य पालन एवं समुद्री उत्पाद से, है ना। मत्स्य पालन, जैसे कि आप देखना आजकल जो है बहुत ज़्यादा मत्स्य पालन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सुविधा है। छोटा सा मतलब डबरी का निर्माण कर दो या खेतों का निर्माण कर दो या तालाब का निर्माण कर दो, उसमें मछली का बीज डाल दो, कुछ समय के बाद वहाँ बड़ा हो जाता है, फिर उसे जो है मार्केट में अच्छे रेट में बेचा जा सकता है। तो ये क्या है, मछली पालन, जो कि नीली क्रांति के अंतर्गत आता है।
फिर आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है तिलहन फसल उत्पादन, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे खाद्यान्न फसल जिसके अंतर्गत तेल की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि सरसों तेल है ना, सरसों का खेती है, और जो है सूरजमुखी है, और सोयाबीन का है, और जो है क्या है मूंगफली है। ये सभी क्या है पीली क्रांति के अंतर्गत आता है, जहां से तिलहन फसल का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का जो उद्देश्य है आलू का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा करना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि देश में सबसे ज़्यादा जो खपत होता है रोज का वहाँ आलू है, क्योंकि आलू जो है सब्जी में भी काम आता है, और जो और बाकी कुछ रहता है जैसे कि चिप्स वगैरह बनाना है या कोई भी चीज़ रहता है ना, सबसे ज़्यादा जो आलू का खपत किया जाता है। लाल क्रांति में टमाटर और मांस संबंधी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। भूरी क्रांति में कृषि उर्वरक एवं रसायन, कृषि उर्वरक रसायन जैसे कि ग्रोमोर है, डीपी है, पोटास है, यूरिया है, ये सभी क्या है कृषि उर्वरक एवं रसायन है। तो यहाँ से उत्पादन करते हैं। एक है रजत क्रांति जो कि अंडे व मुर्गी पालन से है, ठीक है, अंडे व मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। फिर आता है गुलाबी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। इसका जो है झींगा मछली के उत्पादन से, जैसे कि एक बताया था यहाँ पर नीली क्रांति है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। लेकिन एक होता है गुलाबी क्रांति जिसमें क्या है सिर्फ झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। सुनहरी क्रांति बागवानी तथा फल से संबंधित है। हरा सोना क्रांति ये जो है बांस उत्पादन से है, जैसे बांस रहता है ना, इसे हरा सोना कहा गया है। इससे जो है हर चीज बनाया जा सकते हैं बांस से। बादामी क्रांति ये क्या है मसाला उत्पादन से है। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से है। परामणि क्रांति भिंडी उत्पादन से है। सेफान क्रांति जो है केसन उत्पादन से है। उसके बाद स्वर्णिम क्रांति उद्यान एवं शहद से है, यानी कि जो सोने जैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं शहद दिखते हैं ना, सोने जैसा पीला पीला, तो उसी कहा गया है स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान और शहद से है। और इंद्रधनुष क्रांति ये समग्र क्रांति का समावेश है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लगभग सभी क्रांतियों के बारे में बता दिया है जो कि आपको याद रखना है। अब चलते यहाँ पर एक चीज पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पर कि कृषि का मशीनीकरण। तो कृषि का मशीनीकरण है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कृषि का मशीनीकरण? मशीनीकरणकृत कार्य को पंजीकृत करने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करने की प्रक्रिया कृषि का मशीनीकरण कहलाता है। यानी कि आप देख सकते हो खेतों में जो कार्य करते हैं ज्यादातर मशीन कार्य करते हैं, यही तो है सामान्य शब्दों में कृषि का मशीनीकरण करना है। इसकी जो शुरुआत है वहाँ कृषि मशीनीकरण की शुरुआत 2014-15 में हुआ। और विश्व और भारत की तुलना किया जाए तो फिर आज के क्षेत्र में, आज के जो समय में है अमेरिका में जो कृषि होता है उसमें लगभग 95% ऐसा रहता है जो कि मशीनों के माध्यम से किया जाता है। ब्राजील में लगभग 75% है, और हमारा भारत देश में लगभग कितने हैं 40 या 45% जो है कृषि कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है, और बाकी का जो कार्य है वहाँ मैन पावर का रहता है। तो यही जो फर्क है आप देखना, जैसे कि चीन का खेती है, अमेरिका है, इजराइल, वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं, खासकर से कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि एक तो होता है मशीनीकरण के सकारात्मक पक्ष होते हैं जो कि लाभ में रहते हैं, एक होता है नकारात्मक पक्ष जो कि हानि में रहते हैं। तो सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि जिससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त होता है। जैसे कि आप सभी को पता है जब से हरित क्रांति हुआ तो उसमें क्या है मशीनों का जो उपयोग बढ़ गया। अब इससे हुआ क्या है कि जो पैदावार 1 एकड़ में बहुत कम होता था, आज जो है 1 एकड़ में अधिक मात्रा में पैदावार होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है उत्पादन लागत में कमी और कार्य में शीघ्रता। जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हो खेतों में तो वो दिन भर का कार्य मशीन 1 घंटे में कर देते हैं, तो ये भी कार्य में शीघ्रता हो गया। तीसरा है कृषकों की आय में वृद्धि, यानी कि जहाँ से कृषि मतलब आप देखो पहले क्या है सिर्फ बरसात पर निर्भर था, अब जो है लोग दो फसली हो गए हैं, यानी कि द्विफसली हो गए हैं। इससे क्या हो गया किसानों को जो आय में वृद्धि होने लगा, उनके हाथ में पैसा जाने लगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर कृषि संभव जिससे उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। कई जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करते हैं कि जैसे कि आप गेहूं लगाओ
गेहूं लगाने के बाद जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन होगा उसे हमको देना, हमारी कंपनी को देना, ताकि हम जो है उससे क्या बना सके, आटा बनाकर बेच सके। तो ये हो गया कि उद्योग धंधों को जो कच्चा माल मिलना चाहिए वो वहाँ से मिलने लगा, और ये भी किसके माध्यम से है, मशीनों के माध्यम से है। श्रम की कुशलता में वृद्धि हुआ, जैसे कि एक व्यक्ति क्या है, 1 एकड़ खेत में अगर निदाई कुड़ाई करना है ना, या थरहा भी लगाना है, तो उसमें लगभग 15 से 20 व्यक्तियों को एक दिन लगता था। अब जो है मशीन आ गया तो मुश्किल से 1 घंटे में एक मशीन पूरा 1 एकड़ खेत को रोपाई कर देते, थरहा लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, श्रम की कुशलता में वृद्धि हुआ। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता का लाभ सस्ता खाद्य है। तो यही है कि जब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो स्वाभाविक बात है जो खाद्य रहता है वहाँ कम से कम सस्ता मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ढंग से अगर खादों की बात किया है तो फिर कुछ महंगा है, बहुत है। उसके बाद है सहायक उद्योगों का विकास है, जैसे कि कोई भी एक फैक्ट्री लगता है तो स्वाभाविक बात है उससे संबंधित कुछ और फैक्ट्री वहाँ पर लग जाती हैं। तो यही है सहायक उद्योगों का विकास है। अब देखिए यहाँ पर मशीनीकरण की नकारात्मक पक्ष यानी कि इनके हानि पक्षों को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देश में छोटे एवं बिखरे खेत औसत 2 हेक्टेयर से छोटा है। अब जैसे कि बड़ा बड़ा मशीन है, बड़ा बड़ा हार्वेस्टर है, आप अमेरिका है, जापान है, चीन यहाँ का देखना, तो जब कोई भी खेती करते हैं तो पूरे प्लाट के प्लाट रहते हैं, बहुत बड़ा खेत रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा खेत नहीं है, बल्कि छोटा छोटा है। कोई यहाँ पर है, कोई 1 एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का है, या कोई और जगह है, तो छोटे छोटे रहते हैं। ये भी एक नुकसान है। 2 हेक्टेयर से छोटा लगभग भूमि है, अगर औसत निकाला जाए तो 2 हेक्टेयर से कम जोत का जो क्षेत्र है वहाँ है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक पक्ष है मशीनों के लिए। बेरोजगारी का भय, जो काम जो है मनुष्य करते थे उनको जो है पेमेंट मिलता था, वेतन मिलता था, अब उनकी जगह मशीन ले लिए हैं। तो जो पैसे मिलना चाहिए वो किसे जा रहा है, मनुष्य को नहीं जाकर वहाँ मशीन को जा रहा है। तो ये जो है बेरोजगारी का एक भय है। कृषकों में अशिक्षा है। आज की डेट में जैसे कि उन्नत कृषि करना है, उन्नत जो मशीनों का उपयोग करना है, उसमें कृषकों का जो है अशिक्षितपन देखा गया है। तो ये भी एक वजह है कि उनकी अशिक्षा की वजह से कुछ ऐसे है जिसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो समझदार हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, कम भूमि में कम पानी में ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और जहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं, जो पुरानी परंपरा है उसी पर ही निर्भर है। ईंधन की कमी है। आज की डेट देखो, ईंधन तो एक निश्चित मात्रा में एक लिमिट में है, अब वो जो खपत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ईंधन की कमी महसूस हो रही है। तो ये भी एक वजह है। और पूंजी का अभाव, अगर आप बड़े फॉर्म में के लिए काम करते हो या बड़े चीज़ के लिए कार्य करते हो तो उनके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके होता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है मशीनीकरण के नकारात्मक पक्ष को। दोस्तों अब जो देखते हैं हम लोग इनके बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो है हम लोग श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति से संबंधित लगभग 25 प्रश्न ऐसे रहेगा जो कि वस्तुनिष्ठ के हिसाब से देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अमूल के संस्थापक का क्या नाम बताना है। अमूल जो कंपनी है इनकी स्थापना किया है, इनके जो क्या है संस्थापक है, ये कह सकते हैं मालिक है, या कौन है संस्थापक, कौन है, आंसर जाएगा वर्गीस कुरियन, जो कि द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। उसके बाद है नीली क्रांति। तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है, सही उत्तर दीजिए। तो बताया था नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन और समुद्री उत्पाद से है। लेकिन अगर झींगा मछली की बात आता है तो फिर आपको याद रखना है ये गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर प्रश्न पूछता है नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया है तो अरुण कृष्णन को कहा गया है। अगले है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, सही उत्तर चुनिए। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, सही उत्तर चुनना है, बताना है उर्वरक से। उर्वरक से है भूरी क्रांति का उत्पादन। और इनका जो इनका जो जनक कौन से है, और इनका जो जनक है वहाँ कौन से है, हीरालाल चौधरी है ना। भूरी क्रांति का जो जनक है वहाँ हीरालाल चौधरी को कहा गया है। चौथा प्रश्न है रजत क्रांति का संबंध किससे है, बताना है रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये अंडा उत्पादन से है। ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति का, अंडे व मुर्गी पालन के संबंध में है। और इनके अगर जनक की बात किया जाए तो फिर इंदिरा गांधी कहा गया है। दोस्तों ये जो है इनका
मत था कि अंडे का उत्पादन है या मुर्गी पालन है, ये इनको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी कि इस क्षेत्र में क्रांति आना चाहिए। तो ये जो है इंदिरा गांधी को कहा गया है। अगला है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है कि बायोडीजल उत्पादन से है कि टमाटर उत्पादन से है या बायोडीजल उत्पादन से है? दोस्तों यहाँ पर बी और डी लगभग सेम ही है, तो आप ये समझ के चलो कि ए, बी और सी इन तीनों में से सही आंसर क्या हो सकते हैं, आप हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।